भी का यूपी ट्रिपल एस सी नॉर्मलाइजेशन रूल को यहाँ पर समझेंगे बिल्कुल सिंपल वे में, और विद एग्जांपल्स आपको यहाँ पर चीज़ें बताने वाले हैं। अगर आप वीडियो बिना स्किप किए एक बार दो बार सुन लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, और इसमें जो कुछ भी चीज़ें एक्यूरेसी को लेकर के बताई जा रही हैं तो आपको यहाँ पर ये भी समझ में आएगा कि एक्यूरेसी से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो आप सभी इस वीडियो को एक बार कंप्लीट अच्छे से सुन लीजिएगा, उसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यूपी ट्रिपल एस सी से कोई भी भर्ती हो, आप किसी भी भर्ती के अभ्यर्थी हो, अगर आपकी भर्ती में एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्टों में या फिर एक से अधिक दिनों में आयोजित किया जाता है या फिर आयोजित किया गया है तो आपकी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इसको लेकर के यूपी ट्रिपल एस सी की जो ऑफिशियल नोटिस है आपको वो भी दिखाएंगे, नॉर्मलाइजेशन का रूल भी दिखाएंगे आप सभी को, और उसके बाद फिर मैंने एग्जाम्पल के साथ में नॉर्मलाइजेशन रूल को पूरा समझाने का प्रयास किया है तो उसको भी आप सभी देखेंगे। वीडियो को जितना हो सके आप सभी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें भ्रम होते हैं कि एक्यूरेसी मैटर करती है क्या, या फिर किस आधार पर ये नॉर्मलाइजेशन होता है, कितने नंबर घट सकते हैं, कितने नंबर बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारा डाउट क्लियर होगा आपका। क्यों 4 से 5 नंबर किसी भर्ती में घट या बढ़ जाते हैं, या किसी भर्ती में कम का ही डिफरेंस क्यों होता है। इसमें देखिए पीईटी हो या फिर कोई भी भर्ती हो यूपी ट्रिपल एस सी से, तो सभी के लिए नॉर्मलाइजेशन रूल सेम होता है, या फिर जो आने वाली भर्तियां हैं, वैकेंसीज हैं, या फिर जिनके आगे एग्जाम्स होंगे, आप सभी इस नॉर्मलाइजेशन रूल को अच्छे से समझ लीजिए। तो वीडियो को आप सभी जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी आप सभी कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में आपके मार्क्स कैसे हो सकते हैं प्रभावित। नॉर्मलाइजेशन की इस व्यवस्था का असर सीधे सीधे आपके ऊपर भी पड़ेगा। अगर आपने एग्जाम दिया है यूपी ट्रिपल एस सी की किसी भी भर्ती में, और अगर आपका एग्जाम एक से अधिक, आपकी भर्ती में एक से अधिक शिफ्टों में एग्जाम अगर आयोजित किया गया है तो अलग अलग शिफ्ट में आयोजित की जाने वाली परीक्षा के किसी भी शिफ्ट में कठिन प्रश्न आ सकते हैं या फिर किसी शिफ्ट में आसान प्रश्न हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में मार्क्स या अंकों के असमान वितरण को रोकने के लिए परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू की जाती है। इस व्यवस्था में एक फार्मूला के तहत जिस शिफ्ट में कठिन प्रश्न आते हैं उस शिफ्ट के अभ्यर्थियों को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं, और जिस शिफ्ट में आसान प्रश्न आते हैं उस शिफ्ट के अभ्यर्थियों के कुछ मार्क्स काट लिए जाते हैं। इससे सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में समान रूप से मौका मिलता है, और इसलिए अगर इस परीक्षा में आपकी शिफ्ट में कठिन प्रश्न आते हैं तो नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू होने के बाद आपको कुछ अतिरिक्त अंक मिल जाएंगे। वहीं आसान शिफ्ट वाले अभ्यर्थियों के कुछ अंक कम हो जाते हैं, कुछ मार्क्स आपके काटे जा सकते हैं। अब ये देखिए यूपी ट्रिपल एस सी की जो ऑफिशियल नोटिस आई थी नॉर्मलाइजेशन रूल को लेकर के, कुछ पुरानी भर्तियों को लेकर के था, और फिर इसके बाद आने वाले सभी भर्तियों के लिए इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा यहाँ पे नहीं रीड कर रहा हूँ, समय ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का। तो डायरेक्टली हम लोग नॉर्मलाइजेशन पे आते हैं, किस प्रकार से ये नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। बस आप ये लास्ट वाला पैरा एक बार देख लीजिएगा। आयोग के आगामी विज्ञापनों के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार जहां एक से अधिक शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की जाएगी उन परीक्षाओं पर उक्त नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की जा सकेगी। आयोग द्वारा लागू की गई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का सूत्र फार्मूला ये नीचे आपको दिखाने वाला है इसी पीडीएफ में। अब यहाँ पर देखिए आप सभी, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स, द नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इज डन बेस्ड ऑन द फंडामेंटल अजम्पशन दैट in all multi-session papers the distribution of abilities of candidates is the same across all sessions। इसका मतलब समझ लीजिए, ये मान करके चला जाता है कि जितने भी शिफ्टों में या फिर दिनों में एग्जाम आयोजित किया गया है, जितने भी अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया है इस पूरे शिफ्टों में, सभी शिफ्टों में, तो ये माना जाता है कि उनकी क्षमता समान है, यानी उनका लेवल समान है। जैसे कभी ये हो सकता है ना कि हम ये मान करके चलें कि अरे किसी शिफ्ट में अच्छे पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा हो गए हो, किसी शिफ्ट में कमज़ोर जो बच्चे रहे हो पढ़ने में वो ज़्यादा हो गए हो, तो फिर ये कैसे होगा नॉर्मलाइजेशन रूल, फिर तो वहाँ पे ये फॉलो होगा नहीं। लेकिन ये जो रूल है, ये जो फार्मूला है, ये लागू करते समय ये माना जाता है कि सभी शिफ्ट में जो अभ्यर्थी हैं उनका लेवल समान है, उनके पढ़ाई का स्तर का लेवल समान है, उनके समझने की जो भी उनकी चीज़ें वो समान है। आगे देखिए आप सभी, The formula used in the calculation of the normalized score is based on the mean and standard deviation। डेविएशन मतलब सिंपली डिफरेंस, और उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। मीन देखा जाता है, औसत देखा जाता है सभी अभ्यर्थियों के भी, और टॉप के 0.1%, ध्यान दीजिएगा 0.1% है, 0.1%। 0.1% का मतलब हो गया सीधे सीधे आपको 1000 से डिवाइड करना है। 0.1% को आप ऐसे लिख सकते हैं, 0.1 ये परसेंट है, यानी कि
अपॉन 100, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/1000। अब आगे देखिए आप सभी, ये फार्मूला है। अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे कठिन लगेगा, लेकिन अभी इसको हम बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। बस आप वीडियो को कंप्लीट 1 बार 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा। इसको एकदम आसान बनाने वाले हैं। आपको लगेगा कि तो बहुत आसान है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है। और आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक अनुमान लगा करके, एक एज्यूम्शन लगा करके कि हाँ लगभग इतने एवरेज मार्क्स हो सकते हैं सभी अभ्यर्थियों के, या फिर किसी शिफ्ट में 20 जो 0.1% अभ्यर्थी है उनके लगभग, और हमारे कितने नंबर है, रा मार्क्स हैं, और हमारे नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितने हो सकते हैं, आप खुद भी कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए अब आगे, जो इसी फार्मूला पे आपको बेस बना करके जो हमने फार्मूला बना रखा है, चीज़ें बिल्कुल सेम है, चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल सेम है, सब कुछ वही है, बस इसको हमने बिल्कुल आसान बना दिया है ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो फार्मूला हमने बना रखा है आपके लिए कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, अभी आप इसमें नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन अब आप यहाँ पर समझ जाएंगे। अब समझ लीजिए कि आप यहाँ पर 5-10 मिनट में पूरी चीज़ें समझ जाएंगे, लेकिन इसी चीज़ को समझाने के लिए हमने काफ़ी समय अपना दिया है ताकि आपको ये बिल्कुल ये डाउट आपके मन से क्लियर हो जाए कि आखिर नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। अब यहाँ पर देखिए, आपको निकालना है अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर कि हमारे नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितने होंगे। तो इसको हमने मान लिया कि एन है आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर, और एम और नीचे आर, ये मान लिया कि हमने अभी आपका ये रा मार्क्स है। रा मार्क्स का मतलब हो गया कि बिना नॉर्मलाइजेशन के अभी आपका कितना स्कोर बन रहा है। नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद इसमें एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं है, ये मन से जिनके भी मन में ये भ्रम हो उसको आप निकाल दीजिएगा। एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं है, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने गलत हुए, उससे क्या मतलब है, आपके ओवरऑल कितने मार्क्स बन रहे हैं नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, बस इससे मतलब है। ठीक है, तो ये आपका ओ वाला स्कोर हो गया, जो अभी आपका स्कोर है इस समय वर्तमान में। ये स्कोर तब होगा जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। पी यहाँ पर क्या है, पी जो है, मान लीजिए आपकी भर्ती में, सपोज मैं किसी भी एक भर्ती का एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ, सपोज दैट मुख्य सेविका की भर्ती है, सपोज दैट, और आपका एग्जाम 2 शिफ्टों में आयोजित किया गया है। तो दोनों ही शिफ्टों में जितने भी सभी अभ्यर्थी हैं, सभी अभ्यर्थी यानी 34,995, तो सभी अभ्यर्थियों का 0.1% यानी कि 34.95, यानी कि लगभग यहाँ पर 35 अभ्यर्थी हो गए। सभी दोनों शिफ्टों के टोटल जो अभ्यर्थी हैं उसमें टॉप के 0.1% अभ्यर्थियों को देखा जाएगा। तो टोटल संख्या में आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 35 अभ्यर्थी हो गए। तो उनके औसत अंक कितने हैं, उनके औसत अंक कितने हैं। इसके बाद देखिए, जो टोटल अभ्यर्थी हैं 34,995, जितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है दोनों ही शिफ्टों में, उन सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक कितने हैं, सभी अभ्यर्थियों के। इसके बाद ये पी और क्यू हो गया, एम आर आप समझ गए, एन क्या, ये आप समझ गए। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स और वाई क्या है। एक्स मान लीजिए आपकी शिफ्ट फर्स्ट है या फिर आपकी शिफ्ट सेकंड है, आप अपने शिफ्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। तो अब आपकी शिफ्ट में जितने अभ्यर्थी टोटल होंगे एग्जाम देने वाले, उनमें देखा जाएगा 0.1% जो टॉप के अभ्यर्थी हैं उनके औसत अंक कितने हैं। अभी तो ओवरऑल देख रहे थे हम, पी और क्यू। पी ओवरऑल हो गया था कि जो टॉप के 0.1% अभ्यर्थी है उनके कितने औसत अंक होंगे। अब यहाँ पर सिर्फ आपकी शिफ्ट में देखेंगे। इसी तरह से क्यों किया था कि कुल अभ्यर्थियों के औसत अंक। वाई क्या है, सिर्फ आपकी शिफ्ट में सभी अभ्यर्थी, जितने आपकी शिफ्ट में जितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया होगा उनके औसत अंक कितने हैं। ठीक है, समझ गए आप सभी। ये फार्मूला आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फार्मूला है क्या इसमें, और इसमें पी क्यू एक्स वाई एम आर एन का मतलब क्या है। ठीक है, बाकी ये फार्मूला हो गया पूरा। अब यहाँ पर आपको विद एग्जाम्पल समझाने वाले हैं। इसी मुख्य सेविका भर्ती को हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप किसी भी भर्ती के अभ्यर्थी हो, आप सभी को बिल्कुल यहाँ पर देखना चाहिए, समझना चाहिए। अब देखिए, यही होता है ना, जो ये फार्मूला है, जब यही एग्ज़ाम कई दिनों में कई शिफ्टों में होता है या फिर अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे डिफरेंस भी फिर ज़्यादा आने लगता है, या फिर ज़्यादा मार्क्स के का पेपर होता है तब भी वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। कभी कभी 6-6, 7-7, 8-8, 9, 10 नंबर तक का डिफरेंस हो जाता है। लेकिन जहाँ पर कम अभ्यर्थी हो, पेपर कम मार्क्स का हो, 100 मार्क्स का पेपर हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डिफरेंस कम देखने को मिलता है। 1 नंबर, आधा नंबर, पौना नंबर, सवा नंबर, 1.5 नंबर, इस तरह से डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और इसमें देखिए ये भी होता है ना, जैसे बिल्कुल टॉप में अभ्यर्थी हैं तो वहाँ जैसे डिफरेंस जहाँ पे कम मिलेगा तो वहाँ पे कम प्रभाव देखने को मिलता है, नंबर कम या ज़्यादा होते हैं। और जैसे जैसे हम नीचे में यानी हमारे नंबर कम होते हैं तो वैसे वैसे वहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिल जाता है कभी कभी। अब मान लीजिए यहाँ पर कि मुख्य सेविका की भर्ती में
जो टोटल अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है 34,995, उसमें जो टॉप के 0.1% अभ्यर्थी हैं, सपोज दैट उन सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक यानी 35 अभ्यर्थियों के अंक जोड़ लेंगे, 35 से डिवाइड कर लेंगे, तो मान लीजिए उनके औसत अंक यहाँ पर 80 हैं, सपोज दैट 80 हैं। हम यहाँ पे हो सकता है ये 70 हो सकता है 75 हो, मैंने एक यहाँ पर अजम्पशन ले रखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पर 80 हैं, ठीक है। और क्यों क्या है, सभी अभ्यर्थी यानी 34,995 सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक हैं, यानी किसी के कम होंगे किसी के ज़्यादा होंगे, तो सभी का औसत यहाँ पे निकाला है हमने, सभी के मार्क्स जोड़ करके और इससे डिवाइड कर देंगे संख्या से, औसत निकल आएगा। यक्स क्या है, सिर्फ आपकी शिफ्ट में। अब मान लीजिए आपकी शिफ्ट ईजी होगी तो आपके शिफ्ट में जो टॉप के अभ्यर्थी होंगे 0.1%, उनके औसत अंक थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं हार्ड शिफ्ट की तुलना में। इसी तरह से आपकी शिफ्ट में सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, ईजी शिफ्ट की ज़्यादा हो सकते हैं हार्ड शिफ्ट की तुलना में। अब यहाँ पर देखिए ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ईजी शिफ्ट में जो टॉप के अभ्यर्थी हो उनके औसत अंक हो सकता है कम भी हो जाए हार्ड शिफ्ट के टॉप 1% के जो अभ्यर्थी उनके औसत अंक से। लेकिन ओवरऑल में जब भी औसत अंक की बात की जाएगी, हार्ड शिफ्ट के सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक हमेशा कम होंगे ईजी शिफ्ट की तुलना में, ये हमेशा सत्य होगा। लेकिन ये कभी कभी सत्य नहीं भी हो सकता है। जो टॉप में अभ्यर्थी होंगे हो सकता है कि आसान शिफ्ट में टॉप के जो अभ्यर्थी हैं उनके औसत अंक हार्ड शिफ्ट वालों से कम रह जाएं, तो ये केवल 0.1% होते हैं, 1000 से डिवाइड करना होता है, तो ज़्यादा मैटर यहाँ से करता है, हालांकि प्रभाव सबका पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई। अब डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूले पे आ जाते हैं और मान लेते हैं कि अभी जो आपका स्कोर है वो 60 बन रहा है, अभी आपका स्कोर। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना होगा। मान लीजिए आप हार्ड शिफ्ट में हैं और मान लीजिए आप ईजी शिफ्ट में हैं। अगर आप ईजी शिफ्ट में, ये ईजी शिफ्ट के लिए हो गया, ये आपका हार्ड शिफ्ट के लिए हो गया। ठीक है, अगर आप ईजी शिफ्ट में होंगे तो हमने यहाँ पर क्या देखा था, सभी दोनों शिफ्टों के जो टॉप 1% अभ्यर्थी है उनके औसत अंक हमने 80 यहाँ पे मान लिया था और सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक हमने 60 मान लिया था। इसी तरह से अगर आपकी शिफ्ट ईजी होगी तो आपकी शिफ्ट में हमने मान लिया कि जो टॉप 1% अभ्यर्थी होंगे उनके औसत अंक 84 है, सपोज दैट ज़्यादा होंगे। ओवरऑल सभी अभ्यर्थी जो होंगे टॉप 1% पूरे अभ्यर्थियों में से देखा जाएगा तो उनसे ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, उसको हमने 84 मान लिया। फिर आपकी शिफ्ट ईजी है तो मान लेते हैं कि आपकी शिफ्ट में सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक 62 है। ठीक है, और वहीं आप देखेंगे हार्ड शिफ्ट में ये 76 और 58 हमने लिया था। ठीक है, और यहाँ पे 60 क्या है, सेम यही, और 62 आपका ये वाला 62 यहाँ पे रखना था फार्मूले के अकॉर्डिंग, और ये 60 आपके नंबर थे और ये 60 यहाँ पर ये रखना था। अब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपके रॉ स्कोर या फिर आपका जो वास्तविक स्कोर वर्तमान में वो 60 था। लेकिन अगर आपकी शिफ्ट ईजी है तो आपके नंबर कितने हो, अगर आपकी शिफ्ट ईजी है तो आपके नंबर कितने हो गए, 58.19 हो गए। और अगर आपका शिफ्ट हार्ड है तो आपके नंबर कितने हो गए, 62.22 हो गए। अब यहाँ पर देखिए अगर यही पेपर 300 नंबर का रहा होता, सपोज दैट क्वेश्चन पेपर जैसे वीडियो का हो गया, वीडियो 2018 वाला, अगर यही क्वेश्चन पेपर 300 नंबर का रहा होता तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये डिफरेंस यानी कि उस समय मान लीजिए किसी के 200 नंबर बन रहे थे वास्तविक स्कोर में, तो उसके आसान शिफ्ट होने की वजह से उनके नंबर 200 के बजाय 190 हो गए होंगे, 189, 192, 191 हो गए होंगे। और हार्ड शिफ्ट होने पर उनके नंबर 200 से 210, 208, 209, 212 ऐसे हो गए होंगे। यानी वहाँ पर 8 से 10 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता। लेकिन आपके यहाँ क्वेश्चन का पेपर 100 मार्क्स का है तो यहाँ पर 1 से 2 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिला। इसको एक बार पूरा समराइज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल जो ये फार्मूला है बिल्कुल सेम हमने यही प्रोसेस किया है, सिंपल वे में आपको समझाने के लिए बिल्कुल सेम हमने यही काम किया है। ये हो गया आपका सभी दोनों शिफ्टों के सभी अभ्यर्थियों के जो टॉप के 0.1% अभ्यर्थी उनके औसत अंक। ये हो गया कि सभी दोनों शिफ्टों के सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक। ये हो गया था केवल आपकी शिफ्ट में जो टॉप 0.1% अभ्यर्थी उनके औसत अंक। ये हो गया कि आपकी शिफ्ट के सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक। ये हो गया आपका स्कोर, और ये हो गया आपकी शिफ्ट में सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक। और ये हो गया था कि दोनों शिफ्टों में सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक। ठीक है, यही काम हमने किया है फार्मूले में बना करके।
अब देखिए ये जो पूरा डाटा है, ये पूरा डाटा माननीय आयोग के पास होता है। हमें आपको ये चीज़ें पता नहीं होती। हमने तो यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर अजम्पशन किया हुआ था कि इस तरह से मान लीजिए मार्क्स हैं अगर। अब हो सकता है कि ये 75 ही हो सकता है ये 80 हो या उससे कम हो, ठीक है। तो जैसे भी कम ज़्यादा होगा तो उसी के रेशियो में थोड़े से नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो फ़र्क यहाँ पर पड़ रहा है, घटना या बढ़ना, ये थोड़े से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब अगर आप सभी को समझ में आ गया हो नॉर्मलाइजेशन, तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया, या फिर आप यस लिख करके कमेंट करेंगे तो हमें लगा कि हमारी मेहनत यहाँ पर सफल हुई, आपको समझ में आया। और आप किसी भी भर्ती के अभ्यर्थी हो यूपी SSSC के, आप सभी जानते हैं कि अब जितनी भी भर्तियाँ हो रही हैं, नई भर्तियाँ, सभी के सभी 100 मार्क्स के ही पेपर होंगे सभी भर्तियों में, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो ये सभी भर्तियों के लिए लगभग, ये जो अभ्यर्थी हैं सभी भर्तियों के लिए आप इसको अपने लिए इसी तरह से सेम रूल समझ सकते हैं। सेम जो भी एग्जाम्पल हमने दे रखा है उसमें भी यूपी SSSC के पहले पुरानी भर्तियों में ज़्यादा मार्क्स के भी पेपर होते थे या नेगेटिव मार्किंग का भी अलग रूल था, लेकिन अब जो है सेम रूल सबके लिए होता है। सिलेबस अलग अलग होगा लेकिन 100 मार्क्स के ही क्वेश्चन पेपर होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब इस पूरे नॉर्मलाइजेशन रूल में कहीं पर भी एक्यूरेसी जैसी चीज़ें आपको देखने को मिला नहीं, देखने को मिला। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जानकारी के अभाव में इस तरह की चीज़ें बता दी जाती है, लेकिन कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सभी को ये चीज़ें समझना चाहिए कि आखिर नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। अब इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट, ये चीज़ें आयोग को पता रहेंगी। अब उसमें जितने भी औसत अंक जो भी हमने फार्मूला में यूज किया है, तो ये सारा डाटा आयोग के पास होगा। अब इसमें देखिए होता है एक तरह से अलग तरीके से इसमें सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है, सारी चीज़ें उसी तरह से की जाती हैं। ऐसे नहीं कि एक एक अभ्यर्थियों के कैलकुलेट करके, ऐसे नहीं। तो वहाँ पे ओवरऑल वो सॉफ्टवेयर के द्वारा कैलकुलेशन हो जाता है, मेरिट लिस्ट बन जाती है। अब चूंकि यहाँ पर आयोग के द्वारा किसी के मार्क्स बताए नहीं जाते हैं पीईटी की तरह, ना वास्तविक स्कोर ना नॉर्मलाइज्ड स्कोर, इसलिए अभ्यर्थियों को पता ही नहीं चल पाता है कि हमारे कितने नंबर वास्तव में घटे या बढ़े। और कई बार अपने वास्तविक स्कोर को लेकर के भी भ्रम हो जाता है, जैसे भी वीडियो 2018 भर्ती में हो रहा है। डीबी के लिए रिजल्ट आने के बाद से अभ्यर्थी परेशान है कि हमारे नंबर काफ़ी ज़्यादा होने के बाद कितने हमारे नंबर कम हो गए नॉर्मलाइजेशन में, या फिर किसी एक विशेष शिफ्ट में कितने नंबर घटे या बढ़े। एक अनुमान तो हम लोग लगा लेते हैं कि हाँ किस किस शिफ्ट में नंबर घटे हैं या बढ़े हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितने नंबर घटे या बढ़े हैं अधिकतम, वो पता नहीं चल पाता है। तो ये चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। यहाँ पर माननीय आयोग को, शासन को जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि आने वाले समय में या फिर अभी से, जब से ये प्रोसेस लागू हो सके, इसको लागू करना चाहिए ताकि सभी अभ्यर्थियों को कम से कम पता तो चल सके कि हमारे कितने नंबर घटे या बढ़े। तो ये कुल मिलाकर के नॉर्मलाइजेशन का रूल होता है। धन्यवाद।